हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था बुक रमेश सिंह की और सभी बुकों को मिलाकर मैंने एक अध्याय तैयार किया जिसका नाम है मुद्रा का प्रसार एवं मापन। तो चलिए दोस्तों, यूपीएससी लेवल से लेकर छोटे से छोटे तक एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है मुद्रा का प्रसार और मुद्रा का मापन हम किस प्रकार कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है मुद्रा का प्रसार एवं मापन। तो दोस्तों, मुद्रा का प्रसार एवं मापन किसी भी समय अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा को मापने के लिए केंद्रीय बैंक कुछ मापन का प्रयोग करते हैं। भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक द्वारा 1977 में एक वर्क फोर्स का गठन किया गया था जिसके द्वारा बाजार में किसी भी समय कितनी मुद्रा उपलब्ध है मापने के लिए 4 मापक तय किए जाते हैं जिसमें से M1, M2, M3, M4 के नाम से जाना जाता है। मुद्रा का मापन को समझने से पहले अर्थव्यवस्था में तरलता शब्द को समझना आवश्यक है। यानी कि मित्रों दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि किसी भी समय भारत की अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा मापन के लिए दोस्तों केंद्रीय कुछ मापों का प्रयोग किया जाता है। पर भारत के संदर्भ में रिजर्व बैंक है ना, सबसे बड़ी बैंक है, उसने 1977 में एक वर्क फोर्स का गठन किया था जिसका कार्य है मुद्रा का मापन करना। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों इसके लिए मापने की 4 पद्धतियां होती हैं। मुद्रा स्थिति पे मापने के लिए कितनी पद्धतियां होती है? 4, M1, M2, M3 और M4। मुद्रा के मापन को समझने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता शब्द को पहले दोस्तों हम किस शब्द को जानेंगे? तरलता शब्द को जानना है। तो चलिए दोस्तों, क्या है तरलता शब्द? अर्थव्यवस्था में तरलता, यानी कि अर्थव्यवस्था में तरलता दोस्तों 2 प्रकार की होती है। यानी कि अर्थव्यवस्था में तरलता 2 प्रकार की होती है। एक होती है बाजार की तरलता। तो क्या होती है दोस्तों? बाजार की तरलता, जिसे अर्थव्यवस्था में तरलता कहा जाता है। किसी भी समय अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मुद्रा की कुल मात्रा को तरलता कहा जाता है। यदि तरलता अधिक हो जाती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जबकि तरलता कम होने की स्थिति में दोस्तों अपस्फीति या मंदी आ जाती है। यानी कि ये दोस्तों ध्यान रख लेना मित्रों, बाजार की तरलता को संबंध में कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे क्या आशय? यानी कि किसी भी समय दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें उपलब्ध मुद्रा के कुल मात्रा को तरलता कहा जाता है। मुद्रा के कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। ठीक है, तरलता अधिक है तो दोस्तों क्या होगी? मुद्रास्फीति की स्थिति क्या होगी? उत्पन्न होगी। ठीक है, जबकि तरलता कम होगी तो दोस्तों अपस्फीति का मंदी का दौर आ जाएगा। यानी कि अपस्फीति यहां दोस्तों मंदी आ जाएगी। जब दोस्तों तरलता कम होने की स्थिति में मंदी का दौर आएगी और तरलता अधिक होती मुद्रास्फीति का उत्पन्न दौर हो जाएगा। देखिए, मुद्रा की तरलता से क्या आशय है? यानी कि मुद्रा की तरलता से संदर्भ में दोस्तों मुद्रा में व्यय होने में लगने वाले समय, यदि समय कम लग रहा है तो वो दोस्तों मुद्रा अधिक तरल हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति के पास नगद, क्रेडिट कार्ड या सोने के रूप में परिसंपत्ति मुद्रा उपलब्ध होती है तो दोस्तों नगद सबसे अधिक तरल या दोस्तों क्रेडिट कार्ड कुछ कम तरल या दोस्तों सोने की तरल सबसे कम हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, मुद्रास्फीति का मापन M1, M2, M3, M4 से किस प्रकार करते हैं? तो दोस्तों M1 से क्या से CU यानी कोइंस एंड करंट जो करेंसी प्लस दोस्तों DD यानी डिमांड ऑफ डिपॉजिट को दोस्तों जोड़ेंगे तो M1 बनता है। यानी कि CU अर्थात लोगों के पास उपलब्ध नकद यानी नोट और सिक्के। ठीक है, ध्यान रख लेना। CU का मतलब होता है लोगों के पास उपलब्ध नकद, नोट और सिक्के। और दोस्तों DD यानी अर्थात व्यवसायिक बैंकों के पास कुल निवल जमा और दोस्तों रिजर्व बैंकों के पास अन्य जमाए जो पैसा है उन दोनों को जोड़ेंगे तो M1 होता है। निवल शब्द में बैंकों द्वारा रखी गई लोगों की जमा का ही बोध होता है। इसलिए दोस्तों मुद्रास्फीति की पूर्ति में शामिल अंतर बैंक जमा या दोस्तों व्यवसायिक बैंकों के दूसरे व्यवसायिक बैंकों में रखते हैं को मुद्रास्फीति में भाग के रूप में नहीं माना जाता। अब देखिए दोस्तों, M2 के बराबर M1 प्लस बैंक बचत के खातों का पैसा। यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, बैंकों में जमा वो पैसा और लोगों के पास सिक्के और नोट, ये तो था M1। और फिर प्लस इसमें दोस्तों जोड़ेंगे डाक घर की बचत बैंकों के पैसे तो M2
M2 बनेगा। अब दोस्तों M3 को ज्ञान करने के लिए M+ में दोस्तों बैंकों के समावेश जमाए दोस्तों FD के पैसे हैं वे दोस्तों हम जोड़ेंगे तो M3 उपलब्ध होगा। और M4 को हम ज्ञात करेंगे दोस्तों तो M3 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, डाक घर बचत संस्थाओं में कुल जमा राशि यानी कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़कर बाकी सब की राशि जोड़ेंगे तो हमें M4 प्राप्त होगा। तो दोस्तों M1, M2, M3 और M4 यानी संकोचन मुद्रा M1 को संकोचन मुद्रा भी कहते हैं क्योंकि मात्रा में ये अन्य सभी से सबसे कम होती हैं। इस पैसे सबसे कम होते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं, संकोचन मुद्रा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों वर्ध या बड़ी मुद्रा किसे कहते हैं, M3 को वर्ध मुद्रा कहते हैं। वर्ध मुद्रा M4 को होना चाहिए था परंतु M1 और M4 तक जाते ही उसे प्रयोग करना दोस्तों कठिन हो जाता है। इसमें ऐसे कहा जा सकता है कि इसमें M3 की तरलता इतनी कम है जिसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः M3 को दोस्तों क्या कहते हैं, वर्ध मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा के प्रकार मुद्रा में कई आधार पर वर्गों में बांटा गया है। हम भौतिक स्थिति में मांग के आधार पर मुद्राओं को वर्गीकृत करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों मुद्रा का जो आवंटन किया है धात्विक, इनमें दोस्तों आते सिक्के, कागजी में आते हैं नोट, प्लास्टिक में आते हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड और दोस्तों बुरी मुद्रा में आते हैं कटे फटे नोट और 80 मुद्रा में आते हैं इसके अंतर्गत नए नोट। यानी कि 80 और बुरी मुद्रा के संबंध में अर्थशास्त्री ग्रेमेंस ने एक नियम बनाया था जिसमें ग्रेमेंस के नियम के नाम से जाना जाता है। ग्रेमेंस का क्या नियम था, किसी भी अर्थव्यवस्था में बुरी मुद्रा अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है तथा उसका स्थान ले लेती है। उदाहरण के लिए दोस्तों किसी व्यक्ति के पास पुरानी कटी फटी मुद्रा होती है ना बुरी मुद्रा, तो वो दोस्तों उसे ही प्रयोग में लाने का प्रयास करेगा न कि नई मुद्रा को। इस स्थिति में बुरी मुद्रा 80 मुद्रा के चलन से बाहर कर देता है। अब देखिए दोस्तों विदेशी मुद्रा क्या है। विदेशी मुद्रा दोस्तों हर देश की मुद्रा का अलग मूल्य होता है जो कि उस देश की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी अर्थव्यवस्था के हिस्से के आधार पर तय किया जाता है। सामान्य भाषा में जब किसी भी देश के मुद्रा को दोस्तों हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अधिक होता है तो उसमें मूल्य की अधिक होगा। और अमेरिका जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20% हिस्सेदारी है जबकि भारत का कुल 2% ही मुद्रास्फीति में हिस्सेदारी है। यानी कि दोस्तों मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में दोस्तों कमी क्यों हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कटे फटे नोट होते हैं तो लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। नहीं दोस्तों उस नोटों को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। और अगर आपके पास एक नोट है 500 रुपए का, वो दोस्तों बीच में से फट चुका है, इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, तो वो पैसा आप सोचते हो कोई काम नहीं आ रहा है, पर दोस्तों ये पैसा काम आता है, कहाँ आता है, बैंक में देने से। इससे क्या होता है, आपने एक 500 का नोट बैंक में जमा कराया कटा फटा, तो उसकी जगह पर भारत सरकार दोस्तों एक नया नोट निकाल देती है। तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसे दोस्तों धीरे धीरे विकास होता है। पर दोस्तों फटे पैसों को आप फेंक देते हो तो अर्थव्यवस्था में वो एक नोट करके देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार नुकसान होता है। यानी कटे फटे नोटों को फेंकना नहीं चाहिए। अब देखिए मुद्रास्फीति में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। बाजार द्वारा मुद्रा का मूल्य निर्धारण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी देश की मुद्रा की मांग के आधार पर उनके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। और दोस्तों प्रभावी विनिमय दर कहते हैं, प्रभावी इसलिए क्योंकि हाँ ये दर दोस्तों कम ज्यादा होते रहती हैं। किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य निरपेक्ष यानी अकेले नहीं होता, तो दोस्तों वो हमेशा दूसरी मुद्रा के सापेक्ष होता है। अर्थात दोस्तों एक देश में मुद्रा की दूसरे देश में मुद्रा के साथ तुलना की जाती है तो विनिमय दर कहते हैं। यानी कि दोस्तों ध्यान रख लेना, विनिमय दर किसे कहते हैं, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ तुलना करना। जैसे दोस्तों $1 के 2 बराबर भारत की तुलना करेंगे तो 74 रुपए होते हैं, यह इसका उदाहरण। अब देखिए सरकार द्वारा मुद्रा मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है।
कभी कभी सरकार भी जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम या ज्यादा कर देती है। ऐसा दोस्तों उस देश की आर्थिक स्थिति को बदलकर ध्यान में रखती है। अब देखिए दोस्तों, अवमूल्यन किसे कहते हैं? मुद्रा का मूल्य बढ़ाना, यानी कि दोस्तों अवमूल्यन यानी कि मुद्रा का मूल्यों को घटाना। अवमूल्यन करने की स्थिति दोस्तों कब होती है? जब किसी भी देश की सरकार के पास विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है, तो जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य घटाकर या अवमूल्यन कर विदेशी मुद्रा को संग्रहित कर देती है। और दूसरा, जब किसी भी देश की यानी कि किसी देश की निर्यात बढ़ाता हो या आयात घटाता हो, तब उसकी मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। इस अवधारणा में अर्थशास्त्री इसे दोस्तों जे वक्र के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत में अब तक 3 बार मुद्रास्फीति का अवमूल्यन हुआ था, 1948, 1966 और 1991 में 3 बार भारत ने दोस्तों मुद्रा का अवमूल्यन कर चुका है। अब दोस्तों मुद्रास्फीति के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट अध्याय बैंकों के राष्ट्रीयकरण और बैंकिंग ढांचा के संबंधित ये वीडियो देखना ना भूलें। साथ ही दोस्तों मुद्रास्फीति के और प्रसार है उनका मापन के संबंधित अगर कोई भी पॉइंट पीछे रह चुका तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अनलाइक न करें दोस्तों। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।